जी। अनिल जैन जी, बात तो सही है। हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम वो एकता कई बार पैदा नहीं कर पाते हैं। ममता पहले नाराज होकर बैठी, मुझे तो बुलाया नहीं। अखिलेश ने बोला मुझे पता ही नहीं है। आज कमी महसूस होती है कि भाई एक संयोजक होता तो कम से कम सब कोऑर्डिनेट कर लेता, कम्युनिकेट कर लेता था। तो एक किस्म से कांग्रेस के ऊपर प्रेशर है कि हाँ भाई, मुझे आगे बढ़ के जैसे कि कुछ करना पड़ेगा, जो गिरीश भाई ने भी कहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोऑर्डिनेट कर पाएंगे क्या, ये इकट्ठे हो पाएंगे क्या। दूसरी बात, कांग्रेस क्या सैक्रिफाइस के लिए तैयार है, जो मुख्य मुद्दा निकल के आता है यूपी के अंदर या बंगाल के अंदर, जो मुख्य दो स्टेट है, क्या कांग्रेस सैक्रिफाइस को तैयार है क्या, या फिर अखिलेश वखिलेश जैसी बात करके फिर मिट्टी डाल देंगे उसके ऊपर। अनिल जी। दिनेश जी, देखिए, आपसे 3-4 महीने पहले जब इंडिया अलायंस बना तो ये तय हो गया था कि इंडिया अलायंस जो है वो टक्कर देगा, और पब्लिक में भी एक जबरदस्त सेंटिमेंट्स पैदा हो गए थे, एक जोश पैदा हो गया था। और कोई भी जंग हो, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिपाही, उनका जोश बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस में जो उनके सलाहकार हैं ऊपरी लेवल पे, एक तो अलाइनमेंट नहीं है, नेता के पीछे उस तरह से नहीं है जैसे आप देखते हैं कैप्टन ऑफ द शिप बीजेपी में अगर है मोदी जी, तो उनकी सब मानते हैं। यहाँ अफली रफली अपना राख, वो वाला मामला है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसको कोई नहीं मानता। एक बात तय हो गई कि अगर बीजेपी को हराना है, और ये सेमीफाइनल है विधानसभा का चुनाव, तो बीजेपी के सामने एक कैंडिडेट देना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। तो क्या वो फार्मूला जो एक कैंडिडेट वो वाला था, क्या वो लागू किया गया? नहीं लागू किया गया। क्या उसको राहुल गांधी नहीं लागू करना चाहते थे? लागू करना चाहते थे। तो जब राहुल गांधी उसको लागू करना चाहते थे, खड़गे साहब भी उसको लागू करना चाहते थे, क्यों नहीं लागू हुआ वो? ठीक है। दूसरी बात जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया, देखिए, ये मान के चलिए कि अगर हम कास्ट की बात करें, और भारत में जो जाति है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है, हम जो अपनी बहन बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो जाति में देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते। और कोई भी इस तरह की बातें होती हैं, जो कैंडिडेट कौन कहाँ होगा वो जाति देख करके तय होता है। वोटिंग भी बहुत लोग ऊपर से कुछ भी कहे, अंदर जाति देख के करते हैं। तो जिस तरह के बीजेपी का जो फार्मूला है वो है सवर्ण जातियों का प्लस ओबीसी कास्ट, वो उसको मिलाकर के चलते हैं। मध्य प्रदेश में आप टॉप 5 या 10 नेता देख लीजिए, उसमें एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको आप ये कह लीजिए कि ओबीसी का नेता है। एक आध है तो उसको साइडलाइन कर रखा है। जो ओबीसी का हेड ऑफ द ओबीसी डिपार्टमेंट था मध्य प्रदेश का, दामोदर सिंह, उसने रखा था भी। जब जैसे राहुल जी ने कहा है कि भाई जितनी आबादी उतना हक, तो ओबीसी का 127 टिकटों का हक बनता है, उसने ये बात रखी कमलनाथ जी के सामने, दिग्विजय सिंह के सामने। नतीजा क्या हुआ? वो ओबीसी का डिपार्टमेंट का भी हेड था लड़का दामोदर, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसका खुद का टिकट काट दिया गया कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बात अगर कोई पार्टी का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो उपाध्यक्ष है पार्टी का प्रदेश का, और ओबीसी डिपार्टमेंट का हेड है, वो कह रहा है, तो उसको इस बात की सजा दी जाती है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में टॉप के 5-10 जो नेता है वो किस जाति से आते हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, उसमें एक भी एससी नहीं है, उसमें एक भी एसटी नहीं है, उसमें एक भी माइनॉरिटी का नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश को में बीजेपी को इससे कंपेयर कीजिए। बीजेपी ने हर जाति के नेता को बना रखा है। ओबीसी में अगर आप दें तो किराड़ जाति का नेता उनका मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान। उमा भारती एक बड़ा नेता है, लोधी समाज से आती हैं। उसके अलावा जो उनके यहाँ गुर्जर समाज के नेता हैं, यादव समाज के नेता हैं, पटेल समाज के नेता हैं, अलग अलग पहचान वाले हर समाज के नेता उन्होंने पैदा कर रखे हैं अपने। एक सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है। आप देखते ना, ओपी राजभर कितनी गाली देता रहा है मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को। उसके बाद भी उसको, क्योंकि वो उसके पास 1-2% वोट है, उसको गले लगाते हैं। तो वो जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो ऊपर से कहते रहते हैं हम जाति को नहीं मानते, जाति को नहीं मानते, लेकिन बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। और हर जाति का एक नेता जो है, वो चाहे बी लेवल का हो, उसको बनाते हैं, जिसके नाम से लोगों को लगता है भी हमारा ये नेता बैठा हुआ है इस पार्टी में। अब जैसे मैंने कल भी जिक्र किया
मुस्लिम्स का ये मान के चलते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिशों की कमी नहीं है कि कैसे मुस्लिम्स का वोट लिया जाए। तो जो 85% मुस्लिम्स में पसमानदा हैं, जो पिछड़े वर्ग और एससी से कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो उनको पास लगातार काम करते रहते हैं। उत्तर भारत में ये कहते हैं कि यादव का वोट नहीं मिलता बीजेपी को, लेकिन वो राजस्थान में एक बात चल रही है कि वहां का जो बाबा जी है, वो जो अगर उनकी जाति में जाओ तो यादव से आता है, कि उसको मुख्यमंत्री बना करके उत्तर भारत के यादवों में कुछ ना कुछ जो वोट जाता है बीजेपी के खिलाफ, उसको ठीक किया जाए। तो वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं उस चीज के ऊपर। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, नाम वो हिंदुत्व का लेंगे कि जी हिंदुत्व की बात करते हैं, बात हिंदुत्व की नहीं है। बात यह है जिसको आप कहते हो ना इस्लामोफोबिया, वो डर दिखाते हैं मुस्लिम्स का। वो हिंदू को आगे लाने की बात नहीं करते, उनका डेमोनाइजेशन करते हैं, इस्लामोफोबिया क्रिएट करते हैं। और पिछले कई महीनों से, जब से ये हमास का और गाजा पट्टी का और इजराइल का मामला हुआ, आप सुबह पार्क में सैर करने जाओ, बोले जी ये देखो ये तो ऐसे घुस गए, इंडिया में तो नहीं घुस जाएंगे ऐसे भी, जिस तरह से वहां इजराइल में घुस गए। तो ये डर जो है ये लोगों को बीजेपी की तरफ लेके जाता है कि भाई अगर के इस तरह मोदी जी नहीं हुए, योगी जी नहीं हुए, तो जिस तरह से इजराइल में घुस गए तो इस तरह से इंडिया में भी ना ऐसा हो जाए। तो ये असलियत है, जो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बीजेपी ऊपर से कह गए, मोदी जी क्या कह रहे हैं इन चुनावों के बाद, ये विकास की जीत है। ये विकास की जीत नहीं है, मोदी जी भी जानते हैं। आपने सही कहा कि इतनी अच्छी अच्छी स्कीम राजस्थान का मुख्यमंत्री लेकर के आता है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्यों है? क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जो रोजाना 365 दिन आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे मैसेज आते रहते हैं, असली वो काम करता है दिनेश जी।